वेलकम टू रैंडम साइंस टॉपिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है इसके बारे में कंप्लीट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि एक स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है। उसके अंदर बहुत से एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड्स को चेंज करते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। तो इधर जो है ना, सबसे पहले हमने देखना है, कंसीडर करना है कि कौन से एंजाइम इधर यूज़ होने हैं, किस फैमिली के एंजाइम यूज़ होने हैं और उन फैमिलीज़ के एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है, तो इधर जो यूज़ होंगे एंजाइम, तो सबसे पहले काइनेज फैमिली के एंजाइम यूज़ होंगे। काइनेज फैमिली के जो एंजाइम होता है उनका वर्क क्या होता है? उनका वर्क होता है ट्रांसफ़र करना फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप को। जहाँ पर भी काइनेज का वर्ड आएगा तो उसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है उसका काम होगा एक फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप को किसी एक सबस्ट्रेट से लेकर दूसरे के साथ अटैच करा देना, ठीक है। और इसी तरह से आइसोमरेज़ एंजाइम यूज़ होंगे जिनका काम होता है रीअरेंज करना एटम्स को। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम को निकालते या उसमें ऐड नहीं करते, बस उसके अंदर एटम्स जो हैं उनको रीअरेंज कर देते हैं, मीन्स के उसके आइसोमर्स बना देते हैं। और इसी तरह से एल्डोलेज एंजाइम यूज़ होगा जिसका काम होता है कार्बन और जो कार्बन है उनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं उनकी क्लीवेज या फिर फॉर्मेशन विदाउट हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह से म्यूटेज एंजाइम होता है जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो ग्रुप्स होते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो किसी एक एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका काम क्या है कि उस एटम से उसको निकाल के किसी उसी मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के साथ अटैच करा देना, ठीक है। तो ये काम होता है म्यूटेज फैमिली के एंजाइम का। और इसी तरह से डिहाइड्रोजिनेज होता है जिसका काम होता है रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन को निकाल देना। और इसी तरह से एनोलेज एंजाइम ये ब्रेक कर देता है बॉन्ड को, ठीक है, विदाउट हाइड्रोलाइसिस, और बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका काम ये है। अब ये समझ आ गया कि यहाँ पर जो यूज़ होंगे एंजाइम वो इन फैमिलीज़ के होंगे, ठीक है। तो जिस स्टेप में भी ये एंजाइम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेप में ये एंजाइम क्या वर्क कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पर सबसे जो पहला स्टेप है, अब ग्लाइकोलाइसिस मीन्स कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन की ही पहली स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो काम होता है वो एटीपी तैयार कराना होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो इसके अंदर जो पहला मॉलिक्यूल यूज़ होता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज फर्स्ट सबस्ट्रेट होता है इस रिएक्शन का 6 कार्बन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज यूज़ होगा, उसके अंदर हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होगा या फिर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम यूज़ होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? हेक्सोकाइनेज कब इस्तेमाल होगा, ग्लूकोकाइनेज कब इस्तेमाल होगा? ग्लूकोकाइनेज एंजाइम तब इस्तेमाल होगा जब ये ग्लाइकोलाइसिस हो रही हो लीवर के सेल में। हमें पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन बॉडी के तमाम सेल्स में हो रही होती है क्योंकि तमाम सेल्स को ही एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो अगर तो हो रही है लीवर के अंदर तो उधर यूज़ होगा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। अगर लीवर के अलावा जितने भी सेल हैं, मसल सेल है, जितने भी सेल हैं उसके अंदर हो रही है तो फिर हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल होगा। तो इसका काम क्या है? काइनेज है मीन्स कि यहाँ पर हमने देखा है इसका काम है ट्रांसफ़र करना फास्फेट ग्रुप को। तो यहाँ पर एक एटीपी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एक एटीपी है ये एंजाइम यूज़ करेगा, एटीपी में से एक फास्फेट निकाल के इसके साथ जोड़ देगा, ठीक है। तो उसके बाद जो बनने वाला कंपाउंड है उसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट कहेंगे। और ये वाला ग्रुप जो है फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फास्फेट ग्रुप जो है ना 6th कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट का नाम दिया है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर चेंजेस आएंगी। किस तरह से? ये एंजाइम यूज़ होगा फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज है तो मीन्स कि ये आइसोमर बना देगा ग्लूकोज का। इसी तरह से ये रीअरेंज करेगा इन एटम्स को। यहाँ पर दिखने में मॉलिक्यूल बिल्कुल ही सेम लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन को शो कर रहे हैं, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं।
ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर OH ग्रुप्स होते हैं और भी होते हैं, तो उसके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगी। उसके बाद ये वाला मालिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला स्टेप भी समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसी ग्रुप के अंदर, इसी ग्रुप के ऊपर PFK1 एंजाइम यूज होगा, रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा। PF फास्फेट फ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, ये क्या करेगा, काइनेज है, मीन्स के फिर से फास्फेट ग्रुप को इधर ऐड कर देगा, ठीक है। तो ATP में से एक फास्फेट ग्रुप लेगा, उसके बाद यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप है तो आगे क्या कर देगा, दूसरी साइड पर भी ये एक फास्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसके पहले कार्बन पर भी फास्फेट ग्रुप है और छठे कार्बन पर भी एक फास्फेट ग्रुप है। इसके बाद हम इसको नाम देंगे फ्रक्टो 1,6 बिस फास्फेट। अब यहाँ पर हम बिस फास्फेट कह रहे हैं, बाई फास्फेट नहीं कह रहे। बाई फास्फेट हम कब कहते हैं, बाई फास्फेट हम तब कहते हैं अगर पहले कार्बन पर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे पर भी लगा हुआ होता, तब हम इसको बाई फास्फेट कहते हैं। यहाँ पर दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, तो एक के बाद दूसरे पर फास्फेट ग्रुप नहीं है, इसीलिए हम इसको बाई फास्फेट जो है ना नहीं कह रहे, इसलिए हम इसको बिस फास्फेट कह रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रक्टो 1,6 बिस फास्फेट बन गया। इसके बाद एक और एंजाइम होता है जिसको हम अल्डोलेज एंजाइम कहते हैं। अल्डोलेज एंजाइम का क्या काम होता है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। यहाँ पर इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और ये दो मालिक्यूल्स बन जाएंगे। दो मालिक्यूल बनेंगे तो यहाँ पर सेम तरह के हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये है नहीं। इनके कार्बन तो तीन और तीन ही है, लेकिन इनके अंदर जो और एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर एक डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना है और जो दूसरा कंपाउंड है वो बना है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम GA3P भी कहते हैं। और ये दो मालिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो आगे इस्तेमाल होगा मालिक्यूल, ठीक है, कंपाउंड, तो वो ये इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता आगे प्रोसेस में। इसीलिए एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रायोस फास्फो आइसोमरेज, ये इसको दोबारा से इधर कन्वर्ट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा GA3P आए अगले प्रोसेस में, ताकि हमें ATP मिल सके। तो अब यहाँ पर ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने इधर 2 लिख दिया, मीन्स कि अब ये नहीं रहा, अब 2 ये बन गए। अब 2 ये बन गया, इसके बाद ये स्टेप होगा 2AG3P बन गया, ठीक है। अब 2AG3P इसके साथ जो एक्ट करेगा एंजाइम वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का क्या मतलब है, हाइड्रोजन को निकाल देना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 NAD प्लस जो है ना हमारे पास आए हैं, उसके बाद इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गया। अब 2 NADH 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर और क्या कन्वर्जन होगी, 2PI 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप्स इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 पहले से मौजूद हैं फास्फेट ग्रुप, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 पहले से मौजूद हैं। अब 2 आएंगे तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा। यहाँ पर जो है ना हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप्स अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट बन गया, 1 इसके साथ और 3 इसके साथ, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट बन गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ। इसके बाद हमने क्या कर, हमारे पास क्या होता है, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। अब काइनेज है मीन्स कि यहाँ से इसने फास्फेट ग्रुप को निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हैं ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, 2 ADP कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में। यहाँ से 2 फास्फेट ग्रुप निकलेंगे, ADP के साथ अटैच होंगे और ATP बना देंगे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये 2 फास्फेट ग्रुप बचेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
इसके बाद जो बनेगा कंपाउंड वो 3 फास्फोग्लाइसरेट बनेगा, ठीक है। 3 फास्फोग्लाइसरेट 1 2 3 तीसरे कार्बन पर फास्फेट ग्रुप मौजूद है, ये वाला निकल गया है, वो एटीपी बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम आएगा। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। अब ये ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है फास्फेट ग्रुप, इसी मॉलिक्यूल के अंदर इसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है, इसके बाद ये दूसरे कार्बन पर आ गया। तो इस म्यूटेज ने क्या कर दिया, इसकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर दिया उसी मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 2 फास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल बन गया। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, एनोलेज एंजाइम इस मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको पता है एनोलेज एंजाइम ब्रेक कर देता है बॉन्ड को विदाउट हाइड्रोलाइसिस, पानी की ज़रूरत नहीं होती, बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड बना देता है। इधर क्या किया उसने, पानी को निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया ओ के साथ फास्फेट ग्रुप इस मॉलिक्यूल के अंदर, और ये बन गया फास्फो इनोल पैरोवेट बन गया, जिसको हम पीईपी, 2 मॉलिक्यूल बने हैं। यहाँ पर सारे के सारे 2 आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले 2 इधर चले गए थे। अब 2 पीईपी बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये वाले 2 पीईपी इधर आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि पायरोवेट काइनेज एंजाइम, दोबारा से वो काइनेज एंजाइम आ रहा है। अब इसमें से भी क्या होगा, 2 फास्फेट ग्रुप क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी ये वाला मॉलिक्यूल भी 2 हैं, 2 पीईपी, ठीक है, ये भी 2 हैं, तो इधर फास्फेट ग्रुप भी 2 हैं। 2 एडीपी 2 एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जब ये कन्वर्ट होंगे पायरोवेट काइनेज एंजाइम इसको निकाल देगा 2 फास्फेट ग्रुप्स को, तो उसके बाद 2 पायरोवेट जो है ना के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ तक जो है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन है पड़ी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, दूसरा स्टेज। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा कि लैक्टेज हाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा, इस पर एक्ट करेगा और नैड एच, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएंगे, नैड प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा और ये 2 लैक्टिक एसिड बना के फिर यहाँ तक रिएक्शन ख़त्म, ठीक है। ये तो एनारोबिक में हो गया। तो हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस है बेसिकली यहाँ तक एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है यहाँ पर समरी है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन होता है कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होगा इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में, वो ग्लूकोज होगा। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट ग्लूकोज है और एंड प्रोडक्ट हमारे पास 2 पैरोवेट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से ग्रास एटीपी कितने हैं, 4 हैं। ग्रास हमारे पास कितने हैं, 4 एटीपी हैं, 2 ये वाले और हमारे पास 2 ये हैं, ये 4 बन रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से यूज्ड कितने हुए हैं, 2 एटीपी इस्तेमाल हुए हैं, एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और एक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। 2 इस्तेमाल हुए हैं, 2 बने हैं, तो नेट एटीपी हमारे पास कितना आया है, वो 2 एटीपी आए हैं, ठीक है। और इसी तरह से जनरेट हुए हैं 2 नैड एच, NADH, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 नैड एच बने हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस है, इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो ये 2 नैड एच बने हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके बारे में कंप्लीट ओवरव्यू हो गया, मतलब कि कौन कौन से एंजाइम यूज़ हुए हैं यहाँ पर, और एंजाइम की फैमिली भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये तो ये वाले रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो जहाँ पर ये वाले काइनेज आ जाए या फिर आइसोमरेज आ जाए तो उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उनके फंक्शन भी मैंने बता दिया है, कहाँ पर होता है ये भी बता दिया। इसके साथ साथ ये वाली समरी भी ओवरव्यू तकरीबन सारा हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का की फर्स्ट स्टेज होती है, उसके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।